टॉपिक हैं ज्योग्राफी में, तो बहुत जरूरी है कि आपकी रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 1। यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। देखो क्लास, एक चीज आपको बता दूं, टॉपिक्स यूपीएससी में टॉपिक्स बहुत डिटेल से पढ़ाए जाते हैं। मैं भी आपको बहुत डिटेल से पढ़ाता हूं, मैं और भी डिटेल से पढ़ा सकता हूं। मैं इस चैप्टर को लिटरली बता दूं, 1 महीने तक इजीली खींच सकता हूं एक चैप्टर को, बट अननेसेसरी मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, हो सकता है आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगे इंपॉर्टेंट आप पढ़ के अपने एक्स्ट्रा नोट्स लिख लीजिएगा, मतलब ओके। क्योंकि मेरे को, आपने देखा होगा ना, कल 21 चैप्टर्स हैं, 21 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। अगर मैंने एक चैप्टर में ही 1 महीना लगा दिया तो देन यू कैन इमेजिन कि कैसे चलेगा। ओके, आप मेरी बात समझिएगा। ओके, मैं इस टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़ा सकता हूँ, 10 थ्योरी पढ़ा सकता हूँ, पर मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए। आलतू फालतू अगर आपको करना है, आप अपना सर्च करिए, आपकी मेहनत है चीज मेरे पास, बट हमें टाइम भी देखना है और हमें ये भी देखना है कि बाकी एरियाज भी कवर्ड हो सके। ओके, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैं इसे पढ़ाऊंगा, डिटेल से पढ़ाऊंगा, बट इसमें कुछ चीजें हैं मैं आपको बताता जाऊंगा, वो आप सर्च कर लीजिएगा ऑन योर सेल्फ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर यूनिवर्स। तो कल हमने इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया था, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स कल इंट्रोडक्शन जिन्होंने क्लास नहीं ली, कल की कुछ फाइल करप्ट हो गई थी, तो इसलिए कल आपकी रिकॉर्डिंग सिर्फ 20 मिनट की हुई है। अब इसमें ऑनलाइन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा कि रिकॉर्डिंग कुछ करप्ट हो गई थी, तो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग सिर्फ 20 मिनट की है। तो कल जिन्होंने कल का लेक्चर सोचेंगे लाओ देखेंगे, तो वो सिर्फ 1.5 घंटे में से सिर्फ 20 मिनट का ही लेक्चर है आपके पास। ओके, बाकी आप किसी तरीके से मैनेज कर लीजिएगा। कोई आप लोग में से स्टूडेंट शेयर कर दीजिएगा नोट्स, तो उनका भी भला हो जाएगा। ओके, सो as in the unit 1 we will study the origin of universe. Okay, the theories related with the universe, origin of universe, major theories। ध्यान रखिएगा, मैं ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूं। ऑप्शनल ज्योग्राफी में बहुत सारी थ्योरीज हैं, हम यहां से 3 थ्योरी पढ़ेंगे। ओके, आपके बिग बैंग थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी, पल्सेटिंग थ्योरी, बस। हमें चौथी पांचवी थ्योरी का मतलब भी नहीं है। आप अगर जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी है आप पढ़िए, आप में जरूरी है, पर जीएस में जरूरी नहीं है। ओके, हमारे में 3 ही थ्योरीज हैं। ओके, देन बिग बैंग थ्योरी तो हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। एविडेंसेस विच सपोर्ट्स बिग बैंग थ्योरी भी हम पढ़ेंगे। ओके, उससे रिलेटेड चीजें जो यूपीएससी ने पूछी गई हैं या यूपीएससी पूछ सकता है, वो भी हम आपको बताएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर क्लास। मेक ए हेडिंग, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। लिखिए, रोमन्स वर द फर्स्ट हु स्टडीड, रोमन्स वर द फर्स्ट हु स्टडीड the universe as a systematic unit, as a systematic unit, and they christened it, and they christened it as cosmos, they christened it as a cosmos। तभी रशियन के स्पेस ट्रैवलर को कॉस्मोनॉट कहते हैं, और अमेरिकन के स्पेस ट्रैवलर को एस्ट्रोनॉट, और इंडियन के स्पेस ट्रैवलर को है गगननॉट। ओके, गगननॉट। और तरुषी एक रोबोट जा रहा है, उसका नाम क्या है इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में? करंट अफेयर्स, व्योम 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 व्योम। ओके, व्योम। ओके, सो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो कॉस्मोस, रोमन्स ने स्पेस का नाम दिया कॉस्मोस, वही कॉस्मोस से कॉस्मोनॉट बना। ध्यान रखिएगा, रशियन के स्पेस ट्रैवलर्स को
कॉस्मोनॉट कहते हैं, अमेरिका के स्पेस ट्रेवलर को एस्ट्रोनॉट कहते हैं। और आपके इंडिया के, अब क्योंकि अभी मेरे ख्याल से अगले साल तक जहां तक है लॉन्च हो जाना चाहिए, ओके, गगननॉट्स कहते हैं। ओके, लिखेगा कॉस्मोस। द ग्रेट एस्ट्रोनॉमर ऑफ रोमन स्कूल, द ग्रेट एस्ट्रोनॉमर ऑफ रोमन स्कूल एंड इजिप्शियन क्लॉडियस टॉलमी, एंड इजिप्शियन क्लॉडियस टॉलमी, स्पेलिंग देख लीजिएगा, पी साइलेंट है। क्लॉडियस टॉलमी, टॉलमी started a systematic study of cosmos, started the systematic study of cosmos and held that earth was at the center of universe, and held that earth was at the center of universe and all other celestial bodies were moving around it. Earth was at the center of universe and all other bodies are moving around it, and all other bodies were moving around it. जैसे इसमें क्या है, सन बीच में है और बाकी बॉडीज मूव दिखाई गई हैं, ये हीलियोसेंट्रिक मॉडल है। पर जो क्लॉडियस टॉलमी ने कहा था, उन्होंने कहा सन की जगह अर्थ बीच में होती है और बाकी बॉडी मूव करती हैं, तो ये जियोसेंट्रिक मॉडल था। दिस कॉन्सेप्ट वाज कॉल्ड एज जियोसेंट्रिक व्यू ऑफ यूनिवर्स, जियोसेंट्रिक व्यू ऑफ यूनिवर्स। बल्कि हमारे आर्यभट्ट ने जियोसेंट्रिक व्यू नहीं दिया था, हीलियोसेंट्रिक दिया था, सोचिए। ओके ओके, दिस कॉन्सेप्ट वाज कॉल्ड एज जियोसेंट्रिक। जियो मतलब अर्थ, सेंट्रिक मतलब अर्थ सेंटर में, बाकी सब अर्थ के राउंड में। क्या पंचांग, हाँ गुड, बहुत। और पंचांग के हिसाब से हमारा ग्रीनविच क्या है, इंडिया का ग्रीनविच कहाँ? वेरी गुड, वेरी गुड। इंडिया का ग्रीनविच है उज्जैन, एंड दैट्स व्हाई दैट टेंपल इज नोन एज महाकाल। महाकाल मतलब काल नहीं, जो काल कहते नहीं कि मृत्यु के देवता, महाकाल मतलब काल मतलब यहाँ समय है। इंडिया का पंचांग का, भाई सिंपल बात, जब हमारे क्या इंडियंस में क्या पंचांग, जो जब जन्म पत्री बनती है, चाहे वो आपके बिल गेट्स की जन्म पत्री कहें कि हमारा जन्म अमेरिका के इस जगह हुआ है और इस समय हुआ है, हमारे जो हरिद्वार में गंगा किनारे बैठे रहते हैं वो तुरंत बना देंगे कि हाँ राहु की दशा ये चल रही है, आपके ऊपर राहु की महादशा है, इसलिए आपके ऊपर धन बरस रहा है। जब राहु की महादशा चलती है ना, धन बरसता है, अगर पॉजिटिव हुई। राहु अगर शुभ उसमें ग्रह में बैठे होते हैं तो बहुत आकस्मिक धन लाभ होता है। ओके, थोड़ा मेरे को हैबिट है एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ना। ओके, तो अब जब ये सब चीज थी तो कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा कि इंडिया ने टाइम कैलकुलेट करना शुरू किया होगा, तभी तो उसके बगैर आप जान ही नहीं सकते। तो सर उज्जैन से इंडिया का ग्रीनविच पास होता है, जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो उज्जैन से, तभी उज्जैन को 0 डिग्री माना और चारों ओर से, तो दैट्स हाउ उज्जैन इज नोन एज महाकाल। ओके, तो जैसे अभी आपने क्वेश्चन, पंचांग, पंचांग तो कब से चल रहा है हमारे क्या, नासा तो 59 57 59 नासा। ओके, उससे पहले हमारे जो ज्योतिष थे या पंडित जी थे वो बता देते थे कि सर ग्रहण अब लगने वाला है और इतने मिनट से इतने मिनट तक ग्रहण होगा। कैसे लगेगा सर, पंचांग चलता था, और पंचांग की गणना मतलब पॉइंट्स तक क्लियर रहती। तो दैट्स व्हाई मतलब जो ये साइंस है, मैं ये आपको मतलब ये मैं सोचना ज्योग्राफी की क्लास में खड़े होकर मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के, पर ये डेफिनेटली इट इज अ पार्ट ऑफ साइंस। नहीं तो ऐसे कैसे हो जाए, आज तो नासा के पास ऑब्जर्वेटरी है ऑलरेडी, वो कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक क्लॉक से कैलकुलेट करते हैं। हमारा एक हरिद्वार में बैठा पंडित जी, बनारस में बैठा पंडित जी ना, वो बता देगा कि 2026 में कब किस किस दिन ग्रहण पड़ेगा। मतलब कुछ लोग होते हैं ना इंडियंस जो थोड़े लेफ्टिस्ट माइंड के होते हैं, हिंदू धर्म का मजाक बनाते हैं, तो उनसे पूछे भाई किस तरीके कुछ तो होगा भाई, वो आज 2024 चल रहा है, उनसे कहे सर 2030 का ग्रहण बता दीजिए। पंचांग खोलेगा, कुछ गणना करेगा और पूरा आपको बता देगा 2030 में किस किस दिन ग्रहण पड़ेगा, और एग्जैक्ट उसी समय ग्रहण पड़ता।
तो ग्रहण पढ़ने के लिए आपके पास कैलकुलेशन का होना चाहिए, और कैलकुलेशन के लिए जहां आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वहां एक बेस होना चाहिए। भाई ग्रीनविच क्यों, मैं अभी बढ़ाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में ग्रीनविच आ रहा है, और ग्रीन मेरिडियन, 0 डिग्री मेरिडियन। 0 डिग्री मेरिडियन कितने कितने कंट्री से पास होता है? एग्जाम में क्वेश्चन बना पीसीएस में, सिर्फ 3, 7, 7। ओके। तो ये अब ये सब ध्यान ध्यान रखना, अब ये जो एग्जाम आने वाला है ना, वो ये सब चीजें क्वेश्चन बहुत पूछता है छोटे छोटे से। ओके। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी कंट्री से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कितनी कंट्री से पास होता है, ग्रीनविच कितने से कंट्री से पास होता है। ओके, ये सारा चीज ये फिलहाल अभी याद रखना, मैं आपको लिखवा दूंगा, एक एक चीज लिखवा दूंगा। ओके। तो अब जहां पे कोई बेस की बात होती है, बेस जहां, तो बेस की बात आएगी तो वहां कहीं ना कहीं जीरो मानना ही पड़ेगा आपको। तो इंडियंस ने उज्जैन को जीरो माना। तो लोग अब ज्यादा कहते हैं महाकाल है, तो महाकाल तो शिव जी को महाकाल तो कहते ही कहते हैं, और उज्जैन को इसलिए वहां महाकाल कहा जा रहा है क्योंकि वहां पे इंडियंस की टाइम की शुरुआत हुई है, इंडियंस की। क्लियर है गाइस? ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत कम लोग जानते हैं। ओके, लिखिएगा, अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन दिस कॉन्सेप्ट वाज मेड, अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन दिस कॉन्सेप्ट वाज मेड फाइन। मैं इस समय लेक्चर में हूं, मेरे को कल दोपहर में 1 बजे कॉल करिएगा। मैं लेक्चर में हूँ, मैं लेक्चर में हूँ डियर, ठीक है। A revolutionary change in this concept was by Copernicus, made by Copernicus, made by Copernicus in 1543 when he proposed, in 1543 when he proposed the heliocentric, helio मतलब sun, the heliocentric view, heliocentric view, which states that, which states that the sun is in the center of the universe instead of earth. The sun is the center of the universe instead of earth. बट उस समय चर्च इतना स्ट्रांग था, कोपरनिकस को यातनाएं देने गए, उसको जान से मारने की धमकी दी गई। उस बेचारे ने कह दिया मैं गलत था, मैंने गलत कैलकुलेशन किया, अर्थ ही सेंटर में सन घूम रहा। उसने अपनी थ्योरी चर्च के कारण अपनी चेंज कर ली, क्योंकि तब चर्च को आप चैलेंज नहीं कर सकते थे। उस समय आपके यूरोप में चर्च ही सुप्रीम होता था, और जो चर्च कहता था कि अर्थ सेंटर में है, सन चारों ओर घूम रहा। कोपरनिकस ने कहा, बल्कि हमारे यहाँ कल मैंने आपको जो भास्कराचार्य, आपको जो आर्यभट्ट बताया था, उन्होंने तो हीलियोसेंट्रिक मॉडल कब का दे रखा था, 400 समथिंग में। ओके, इन्होंने 1543 में बोला, चर्च ने उसको झुटला दिया कि नो, आपको अपनी थ्योरी बदलनी पड़ेगी, नहीं तो जान से मारने के लिए तैयार रहो। ओके, तो बेचारे क्या करते, जान बचाना था। ओके, लिख लीजिए क्लास, दिस व्यू ऑफ कोपरनिकस, however this view of Copernicus was limited to solar system only, was limited to solar system only, solar system only. So in 1805 the British astronomer, in 1805 the British astronomer William Herschel, William Herschel, Herschel, William Herschel, Herschel studied the universe, studied the universe with the help of telescope, studied the universe with the help of telescope, and said that, and said that solar system is merely a small part of a galaxy. Solar system is only a small part of galaxy.
तो इन्होंने आपके सोलर सिस्टम को कहा कि गैलेक्सी का एक स्मॉल पार्ट है। ओके, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। लेटर ऑन इन 1925 अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर, लेटर ऑन इन 1925 एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन पी हबल, जिनके नाम पे हबल टेलीस्कोप है, अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर इन 1925 एडविन पी हबल said that the universe has a diameter of 2.5 billion light years and is composed of several galaxies diameter of 2.5 billion light years, 2.5 billion light years, and is composed of several galaxies. He also proved that many objects which were previously thought as clouds, clouds of dust and gases are classified as nebula, nebulae. Hello. Classified as nebula, which were actually galaxies beyond Milky Way, actually galaxies beyond Milky Way. Actually galaxies beyond Milky Way. Full stop. देखिए, later on with the launch of Sputnik satellite, Sputnik SPUTNIK, तो मेरे को कल्पना बताएगी, कल्पना टेल मी, स्पुतनिक सैटेलाइट किस देश का था? साइंस एंड टेक में पढ़ाया मैंने। यस सृष्टि, रशिया, यूएसएसआर, तब रशिया नहीं था बेटा। ओके, स्पुतनिक सैटेलाइट 57, 4 अक्टूबर 1957, Sputnik satellite on 4th October 1957, it started the space race. बाकी डिटेल्स हम स्पेस में पढ़ाएंगे, साइंस एंड टेक में। मैं यहाँ स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाने जा रहा, स्पेस टेक्नोलॉजी ये सब स्पेस साइंस एंड टेक में पढ़ाएंगे। स्टार्टेड द स्पेस रेस which enriched our knowledge regarding the universe and solar system, which enriched our knowledge regarding the universe and solar system. ये मैं हमेशा पढ़ाता था और ये आगे चल करके ये यूपीएससी ने भी क्वेश्चन इस पे पूछा है। तो एक तरीके से देखिए क्लास, ये धीरे धीरे आप लोग समझ पाओगे कि जब आप कोई बुक पढ़ रहे हो ना, इस बुक में कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये जो रेगुलर रीडर कर होते हैं ना, उनको तब समझ में आता है। ये ऐसे नहीं, अगर आप सिर्फ शुरुआत से प्रिसाइज नोट्स, कंसाइज नोट्स ही पढ़ रहे हो तो नहीं समझ पाओगे। अगर आप धीरे धीरे एक रेगुलर किताब के रीडर्स हो, मतलब सिविल सर्विसेज की बुक्स के, एक समय 1.5 साल 2 साल 2.5 साल बाद आपको ये समझ में आ जाएगा, ये जो हम पेज पढ़ रहे हैं ना, इस पेज में किस किस पैराग्राफ से क्वेश्चन। ओके, मैं हमेशा अपने यूनिवर्स के चैप्टर में, चाहे आप मेरे 2010, 11, 12, 13, 14 के लेक्चर्स देख लो, हमेशा आपके इसमें नासा का ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम पे पढ़ाता था। और 4-5 साल पहले
नासा का ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स का क्वेश्चन। ओके, लिख लीजिए क्लास, ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम ऑफ नासा, ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम ऑफ नासा। ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम ऑफ नासा क्या है? चार सैटेलाइट, चार आपके टेलीस्कोप स्पेस में स्टैब्लिश करना। एक्चुअली क्या होता है, जब कोल्ड वॉर चल रही थी, स्पेस रेस तो था, पर ज्यादातर रशिया, यूएसएसआर और यूएसए एक दूसरे के देश में ताकाझाकी करते थे। यूएसएसआर देखता था अमेरिका क्या कर रहा है, और अमेरिका देखता था यूएसएसआर क्या कर रहा है। विद द डाउनफॉल ऑफ यूएसएसआर, जब यूएसएसआर खत्म हो गया और उसकी जगह रशिया बना, तब अमेरिका ने यह सोचा कि अब रशिया के ऊपर फोकस ना करके स्पेस की ओर फोकस, और वहां से शुरुआत होती है आपके सबसे हब्बल स्पेस टेलीस्कोप की, HST, हब्बल स्पेस टेलीस्कोप। फिर उसके बाद नासा ने और स्टडी करने के लिए 4 टेलीस्कोप लॉन्च किए, और ये था ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम। ओके, उनमें से एक टेलीस्कोप का नाम इंडियन के ऊपर भी था। हाँ, चंद्र, ओके ओके ओके, ये जो ओके ओके, तो हिज नेम इज ऑन चंद्रशेखर। ओके, तो आपके 4 टेलीस्कोप रहे हैं। ओके, स्पिट्जर, ओके, HST, चंद्रशेखर, ओके, CGRO। तो ये एक तरीके से ये नासा के ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम के चीज रही है, जिससे ह्यूमन कि नॉलेज स्पेस के बारे में बहुत बढ़िया। आप देखते हो कई बार, आप अगर न्यूज़पेपर देखते हो कि एक हैबिटेबल प्लैनेट मिला है जो गोल्डी लॉक जोन में है। व्हाट इज गोल्डी लॉक जोन? एनीबॉडी फ्रॉम दिस साइड? कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता? हाँ, यस अनुज, वो गोल्डी लॉक जोन है। एक ही तरफ होते तो मतलब दूसरी तरफ अंधेरा रहेगा, दूसरी तरफ कोल्ड रहेगा। यस, आप बताइए, यही है, यही होगा गोल्डी लॉक जोन। उस अर्थ इज इन द पोजिशन ऑफ गोल्डी लॉक जोन, नो ज्यादा गर्म, ना ज्यादा ठंडा, जो जो स्टार से एक ऐसी दूरी पे है जो लाइफ सस्टेन, गोल्डी लॉक जोन। ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। एंड आई एम प्रीटी मच सरप्राइज्ड कि यू पीपल आर अनअवेयर ऑफ गोल्डी लॉक, क्योंकि ये सब न्यूज में बहुत कॉमन आता है। यही सारे टेलीस्कोप गैलेक्सीज को ढूंढते हैं। नेक्स्ट डे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में कहता है कि ये गैलेक्सी मिली, उसमें ये स्टार मिला है, इसके पास इतने प्लैनेट्स हैं, और उनमें से कुछ प्लैनेट गोल्डीलॉक्स जोन में है। तो कभी आप गोल्डीलॉक्स जोन देखिए, गोल्डीलॉक्स जोन समझ गए ना? अर्थ इज इन द पोजिशन ऑफ गोल्डीलॉक्स जोन, मतलब अगर अर्थ से हम वीनस की ओर बढ़ेंगे, लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती, और मार्स के बियॉन्ड बढ़ेंगे तब भी लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती। 480 डिग्री सेल्सियस तो डेट इज वो तो प्रेशर कुकर कंडीशन है, वो उसका तो मतलब एक तरीके से। नहीं, देखो यहाँ यहाँ पे पोजीशन रहती है कि डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार, डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार। अर्थ और मार्स, मतलब अर्थ तो बिल्कुल परफेक्ट गोल्डीलॉक जोन है, मार्स में भी सस्टेन किया जा सकता है विद सम, हाँ, सम उसके साथ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के साथ वहां सस्टेन किया जा सकता है। ओके, क्लियर है गाइस? ओके, which planet is known as veiled planet in the solar system? Venus, very good, ध्यान रखिएगा, Venus is known as veiled planet। क्यों? कवर्ड, डेंस, हाँ, डेंस गैसेस से कवर्ड है, इट इज नोन एज वेल्ड प्लैनेट, छिपा हुआ प्लैनेट। हाँ, वेल्ड प्लैनेट, डेंस। ओके, सबसे ज्यादा डेंस एटमॉस्फेयर है वीनस। ओके, अभी सोलर सिस्टम आएगा, बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे, बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे, किस प्लैनेट की क्या खास बात है, इवन देन किस प्लैनेट में कौन सा मिशन गया था, ये तक पढ़ा दूंगा। बाकी याद रखना आपका काम है। आपके पास जो भी हो, चाहे जो भी जो खुल्लर हो या जो PMF हो, जो भी किताब हो, सब फीकी पड़ जाएगी, जो क्योंकि मैं यहाँ 4-5 किताबों का क्रक्स डिक्टेट कर रहा हूँ, प्लस इंटरनेट में करंट अफेयर्स के साथ कर डिक्टेट कर रहा हूँ, तो आपको 10 चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं। ओके, और ध्यान रखिएगा, इस बार मैं टुकड़ों में आप लोगों का टेस्ट भी लेता चलूंगा, नहीं तो अदरवाइज मुझे ऐसा लगेगा आप लोग सब
सुनते तो हो कथा, पर कथा को रिटेन नहीं करते हो। जैसे यूनिवर्स हुआ, आपके सोलर सिस्टम हुआ, रोटेशन अर्थ हुआ, और एक दो चैप्टर और मिला के क्लब करके 50 क्वेश्चन का टेस्ट ले लो, सो दैट रिदम में आप लोग रहें। यहाँ कथा नहीं चल रही है, यहाँ आपके कैरियर की बात चल रही है। ओके, लिखिए क्लास। नासा, नासा's great observatory program, NASA's great observatory program relates to the 4 large telescope satellites, 4 large telescope satellites which are launched between 1990 to 2003, which was launched between 1990 to 2003, 90 to 2003. All the 4 space-based satellites, all the 4 space-based telescope लिख लीजिए, all the 4 space-based telescopes were so powerful and were so powerful and were built with different technologies to examine specific wavelength energy, to examine specific wavelength and energy of electromagnetic spectrum gamma x-ray, gamma rays, sorry, electromagnetic spectrum, gamma rays, x-rays, visible, ultraviolet light and infrared light, visible, ultraviolet light and infrared light, visible, ultraviolet light and infrared light. तो ये हर आपके टेलीस्कोप की अलग अलग खास बात थी। ओके, लिख लीजिए क्लास। द फर्स्ट वाज हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, द फर्स्ट वाज हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, पहला टेलीस्कोप था हब्बल। इनिशियली क्लास नासा ने ये यूएसएसआर पे निगाह रखने के लिए बनाया था, पर जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो इनका दिमाग लगा कि इसको उल्टा कर दें, तो देखते हैं कि स्पेस में क्या एक तरीके से और क्या चीज मिलती है। तो वहां से ये शुरू हुआ कि स्पेस में और ज्यादा नॉलेज गेन करने। जब हब्बल ने, ये मैंने फोटो ऑनलाइन, कहीं है, मैंने कॉपी किया था। ओके ओके, लिखिए क्लास। द हब्बल स्पेस टेलीस्कोप which works on visible light and near ultraviolet light, launched in 1990, launched in 1990 aboard the space shuttle discovery, याद रहेगा ना कितने शटल्स हुए हैं अमेरिका के? 5। ओके, और इनमें से कितने डिस्ट्रॉय हो गए हैं? 2, सीसी, चैलेंजर, कोलंबिया। ओके, स्पेस शटल डिस्कवरी इन 1997, बेटा 80 की बात नहीं, 1990, मैंने 80 बोला, 90 बोला। ओके ओके, देखिए 1990 aboard the space shuttle discovery, full stop. In 1997 its capability was increased in infrared range, its capability was increased in infrared range
was increased in infrared range, full stop. In 2009, a special mission was launched to fix the telescope and to extend its life. To fix the telescope and to extend its life. To fix the telescope and to extend its life. तो ये हबल टेलीस्कोप के लिए इतना याद रखना, और बाकी ये करना है। अगर आपको जानना तो खुद रिसर्च कर लेना, गूगल में डालोगे हबल टेलीस्कोप, खुद बता देगा। ओके, बट यूपीएससी के लिए ये भी चीज ध्यान रखना, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इस पे थोड़ा देख लेना, क्योंकि कई बार हम फालतू की चीज पढ़ते रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी। कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी नाम क्लियर है? किस पे चलेगी? गामा रे पे चलेगी। हब्बल किस पे चलता था? विजिबल लाइट, नियर अल्ट्रा वायलेट लाइट, बाद में इंफ्रारेड जोड़ दिया गया। ये टेलीस्कोप गामा रे पे चलता था। ओके, कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी और सीजीआरओ primarily observed gamma rays as well as hard X-rays, It was launched in 1991 on board. It was launched in 1991 on board Atlantis. On board the Atlantis. However, it was deorbited. However, it was deorbited in 2000 when its gyroscope failed. When its gyroscope failed. Gyroscope failed. Next. Chandra X-ray Observatory. Third, Chandra X-ray Observatory. Chandra X-ray Observatory. देखिए, this telescope observes soft X-rays. This telescope observes soft X-rays. It was launched in 1999 aboard Columbia. It was launched in 1999 aboard Columbia. It is named after Subramaniam Chandrasekhar. It is named after Subramaniam Chandrasekhar, who is an Indian American, who was an Indian American theoretical physicist. Who was an Indian American theoretical physicist. नहीं सर, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन थे, लाहौर, और अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए। अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे 1910, अनडिवाइडेड इंडिया। ओके, लाहौर। It is named after Subramaniam Chandrasekhar, who was an Indian American theoretical physicist and was awarded Nobel Prize in 1983 in physics, and was awarded Nobel Prize in 1983 physics along with William A. Fowler. Along with William A. Fowler, he was awarded 1983 Nobel Prize Physics along with William A. Fowler, Fowler. He is well known for his Chandrasekhar limit. Can you repeat the year, please? In year 1983 Nobel Prize in Physics along with William A. Fowler.
ही इज नोन फॉर हिज चंद्रशेखर लिमिट, लाहौर में, लाहौर अनडिवाइडेड इंडिया क्लेम का, पर उसमें इंडिया ही था, पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना। मैं अभी कल परसों में एक रील में देखा था, स्टैंड अप कॉमेडियन था, पर बोला उसने सही, कह रहे उसने कहा कि इंडिया की बर्थ डेट बता दो। 15 अगस्त 1947 इंडिया की बर्थ डेट थोड़ी ना है, ब्रिटिश ने तो इंडिया पे कब्जा किया था, इंडिया तब भी था। और पाकिस्तान की बर्थ डेट क्या है? 14 अगस्त, मतलब वैसे तो 15 अगस्त था, उन्होंने अपनी डेट चेंज की थी बाद में। अगर तो गीता के हिसाब से जो जन्म लेता है वो मरता जरूर है। तो इंडिया के कोई बर्थ डेट है ही नहीं, इंडिया की कोई डेट बता दो जिसमें इंडिया बना था। मतलब मुझे कहा उसकी बात में दम लगा, सही बात है कि इंडिया, भाई इंडिया का तो ब्रिटिश ने भी अपने रूल को इंडियन, ब्रिटिश इंडिया रूल कहते थे ना, तो इंडिया तो तब भी था, इंडिया पे तो उन्होंने कब्जा किया था। और इंडिया का कहना, उसने बोला कि पाकिस्तान का जन्म हुआ है 14 अगस्त 1947 को, और इंडियन थ्योरी के हिसाब से जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु। तो कह रहे जो पाकिस्तान जो टर्मोइल जिस कंडीशन जा रहा है, तो इंडिया का, इंडिया ने जन्म ही नहीं लिया है, इंडिया का तो सनातन से चला आ रहा है। ओके, लिख लीजिएगा नेक्स्ट लाइन। तो ये हो गया, और ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो चंद्रशेखर ऑब्जर्वेटरी है ये क्या है, कैसे है, किसके नाम पे है, क्या किया था, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट लाइन लास्ट लिख लीजिए। ग्रेट ऑब्जर्वेटरी में द स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, द स्पिट्जर, SPITZER, स्पिट्जर, the Spitzer Space Telescope observed the infrared spectrum, observed the लीजिए सर, एक हफ्ता आपकी बढ़ गई है डेट PCS की, 14 जुलाई को होगा, खुशी मनाइए। ओके, कुछ अपरिहार्य कारणों से उक्त परीक्षा की तिथि का परिवर्तन करते हुए 14 जुलाई को आइए। ओके, तो यू हैव द टाइम। ओके, और उम्मीद, अगर उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये क्योंकि कांवड़ अगर उस समय सावन देख लीजिएगा कब से शुरू है, अगस्त में सावन है। ओके, क्योंकि अगर कुछ अपरिहार्य कारण से मानसून मानसून तेज आया तो डेट ये और पीछे जा सकती। ओके, और एक बार मेरे को ये सुनने में आया, अगर ये एक बार डेट पीछे गई तो ये सितंबर से पहले एग्जाम होगा। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पढ़ाई ढील, पढ़ाई आप ऐसे कर लेना कि हो गए, क्योंकि उत्तराखंड का अब तक रिकॉर्ड है गाइस, कभी ऑन टाइम एग्जाम इसने कराया ही नहीं है। इसलिए जब आपका फॉर्म आया था तो मैं बहुत कन्विंसिंगली बोल रहा था। ओके, देखो अभी एक नोटिफिकेशन आ गया, एक हफ्ता पड़ गई। ओके, सूरज जी, ओके ओके, तो बस अभी हमने नया टॉपिक ही शुरू किया फिजिकल ज्योग्राफी से। ओके ओके, लिखेगा स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप वाज लॉन्च्ड, हाँ, आई एम रिपीटिंग, द स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ऑब्जर्व द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2003, इट वाज लॉन्च इन द ईयर 2003, और तब जो सारे शटल प्रोग्राम थे सब खत्म हो गए थे, और उसकी जगह डेल्टा रॉकेट चल रहा था। डेल्टा रॉकेट आज जो चल रहा है स्पेस एक्स चल रहा है, स्पेस एक्स से पहले नासा का डेल्टा रॉकेट चलते थे, और उससे पहले शटल चलता था नासा का। ओके, शटल, डेल्टा रॉकेट्स, और फिर उसके बाद अब स्पेस एक्स, अब तो एलन मस्क करता, नासा ने इसको कॉन्ट्रैक्ट आउट दे रखा कि तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी चीजों को ऊपर ले जाओ, वहां से नीचे लेके आओ। ओके, देखिए, it was launched in 2003 aboard Delta II rocket, aboard Delta II rocket. It had a malfunction. It had a malfunction in 2009. It had a malfunction in 2009, and therefore it was removed from service. अभी मैं आपको इसका रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा सूरज, कल मिल जाएगा, अब जो थोड़ा सा छूटा है। Therefore
देयरफॉर इट वाज रिमूव फ्रॉम सर्विस इन जनवरी 2020, उसे डीऑर्बिट कर दिया गया इन जनवरी 2020। thus today thus today only Hubble Space Telescope and Chandra X-ray Observatory is there. Hubble Space Telescope and Chandra X-ray Observatory is there. सिर्फ दो टेलीस्कोप ही काम कर रहे हैं इस समय आपके, एक हबल और एक आपके चंद्रा स्पेस ऑब्जर्वेटरी, ये दो, बाकी दो टेलीस्कोप में गड़बड़ी है, एक दो डीऑर्बिट कर दिए। ओके, तो ग्रेट, अब ये जो एग्जाम में पूछा गया है, ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम 1990 हब्बल से शुरू हुआ और लास्ट गया स्पिट्जर से। एग्जाम में सिविल सर्विस ये भी पूछ सकता है, इन चार टेलीस्कोप को दे देगा हैप्पैज़ार्ड में कि इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर दो, तो आपको तभी मैंने ईयर लॉन्च बताया कि हब्बल पहले था, याद रहेगा, सिंपल हब्बल सभी जानते हैं, हब्बल टेलीस्कोप। ओके, स्पिट्जर लास्ट में था। ओके, उसके बाद हब्बल के बाद कॉम्पटन था, कॉम्पटन के बाद चंद्रशेखर। ये चीज याद रखिएगा। ओके, कठिन क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है ये पूछ ले कौन से रॉकेट से लॉन्च हुआ, तो मालूम होना चाहिए हब्बल डिस्कवरी से लॉन्च हुआ है, ओके, कॉम्पटन एटलांटिस से लॉन्च हुआ है। ओके, ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है क्लास है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, अभी बस हमने यूनिवर्स शुरू किया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, थ्योरीज रिगार्डिंग द origin of universe। लिखे, there are three main theory regarding the origin of universe। there are three main theory regarding the origin of universe। number one, big bang theory। number one, big bang theory by E. George Lemaitre, by E. George Lemaitre, Lamaitre, Lemaitre। steady state theory, steady state theory, steady state theory by Thomas Gold, steady state theory by Thomas Gold, Thomas Gold and Herman Bandy, by Thomas Gold and Herman Bandy, B-N-D-Y, Herman Bandy। pulsating universe theory, pulsating universe theory, pulsating universe theory by Dr. Alan Cearns, pulsating universe theory by Dr. Alan Cearns। सेकंड वाली क्लास बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। ओके, बिग बैंग थ्योरी एक ये थ्योरी एक ऐसी कही गई है कि एक सुपर आपके एक तरीके से हैवी मटेरियल रहा है था, जो अचानक विस्फोट होता है और उससे जो मटेरियल रहा है वो फैलता जा रहा है स्पेस में। अभी भी कहा जाता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। ओके, और बिग बैंग थ्योरी के कई सबूत मिले हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सबूत जो कई एविडेंस मिले हैं जिसको कलेक्ट किया है WMAP ने। ओके, कई कॉस्मिक रेज मिली हैं, जो वो रेज आज की नहीं है, वो रेज तब की है जब बिग बैंग हुआ था। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, एक इसे आपको समझाने के लिए बात कर रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन,
और सपोज मानव जी से पूछते हैं, मानव जी सपोज आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी में एक प्लानेट पे हो, हैबिटेबल प्लानेट पे हो, और वहां पे आपने इतना पावरफुल टेलीस्कोप बना लिया कि आप अर्थ को देख सकते हो। तो अगर वहां पे आपने टेलीस्कोप से देखोगे तो अर्थ पे क्या दिखेगा? हो सकता है आपको वहां पे अर्थ पे डायनासोर्स दिखे, क्योंकि इस एंगल से आपने नहीं सोचा है। सर लाइट ईयर दूर है एंड्रोमेडा, 2.5 लाइट ईयर दूर है हमसे, 2.5। तो हम और आप इसलिए आपको देख पा रहे हैं क्योंकि हम और आप ना पास में हैं। सन से अर्थ तक लाइट कितने मिनट में पहुंचती है? 8 मिनट, 8 मिनट, 8 मिनट में पहुंचती है। 8 मिनट मतलब सन से जो रे चलती है वो 8 मिनट बाद अर्थ पे पहुंचती है। तो एंड्रोमेडा के एक स्पेसिफिक प्लैनेट से जो रे चलेगी वो अर्थ में 2.5 लाइट ईयर बाद, और लाइट ईयर का डिस्टेंस समझते हो ना, एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करे वो डिस्टेंस होता है 1 लाइट ईयर। तो एंड्रोमेडा के एक प्लैनेट से अगर अर्थ पे टेलीस्कोप लगा के देखा जाए तो सर हम और आप नहीं दिखेंगे, या तो उसे अर्ली मैन दिखेगा या उसे डायनासोर विचरण करते हुए दिखेंगे। मतलब जो आज समझ पा रहे हो इस कॉन्सेप्ट को, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है पर एकदम से कैच नहीं मिलता। आप आज रात में छत पे जाइएगा, जो स्टार से जो लाइट आ रही है ना, स्टार से, प्लैनेट से नहीं, स्टार से जो लाइट आ रही है, तो वो लाइट तुरंत की नहीं है। वो सपोज अगर कोई लाइट, कोई आपने स्टार देख लिया बाय चांस टेलीस्कोप से, तो वो सपोज 5 बिलियन लाइट ईयर्स, 5 लाइट ईयर्स दूर है, तो 5 लाइट ईयर्स पहले की लाइट वो आपके पास आ जा रही है। मेरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्लास? ओके। तो WMAP जो नासा ने एक प्रोब भेजा था, इसने बिग बैंग थ्योरी के एविडेंसेस को कलेक्ट किया। जब बम विस्फोट होता दिवाली में, जब हम कोई पटाखा लगाते हैं, आपने देखा होगा ना कई बार एक्सपेरिमेंट की तरह मोटा सा, हाँ, 2.5 साल पीछे डिस्टेंस 2.5 लाइट ईयर्स। लाइट ईयर सर, नहीं, नहीं मैं एक एग्जाम 2.5 लाइट ईयर सर। नहीं हाँ, वो मैं, पर मैं ये कह रहा हूँ लाइट ईयर सर, लाइट ईयर आप मेजर ऑफ डिस्टेंस है, हाँ। तो एक साल में एग्जैक्टली नहीं, एक एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, ठीक है, 2.5 साल पहले का, मतलब आप वो इवेंट्स में एक एग्जाम्पल भी आपको चीज समझाने वाला था कि सर सपोज, ये तो मैंने एंड्रोमेडा की गैलेक्सी का एक चीज बोला कि हाँ भाई 2.5 लाइट ईयर्स है, बट अगर आप उससे और भी प्लान में दूर जाओगे तो यहाँ आप देख सकते हो, अर्ली मैन को देख सकते हो, अकबर को चीज कर सकते हैं। तो ये क्योंकि डिस्टेंस, अब उस समय में अर्थ ने जो रेज रिफ्लेक्ट की होंगी वो कितने डिस्टेंस के बाद देखी जा रही हैं, इमेज तो वही आएगी ना। समझ पा रहे हो ना? मेरे तो कहने का क्वेश्चन ये था, एक तरीके समझाने का, ठीक है। तो WMAP ने भी गाइस ये सारी बिग बैंग की जो कॉस्मिक रेज है ना वो कैप्चर की, और इससे ये सबूत मिलता है कि बिग बैंग हुआ था। ओके, लिख लीजिए क्लास, दिस इज द मोस्ट एक्लेम्ड थ्योरी, दिस इज द मोस्ट acclaimed, ACCLAIMED, acclaimed theory regarding the origin of universe, regarding the origin of universe. It was proposed by Belgian astronomer, it was proposed by Belgian astronomer and clergy E. George Lemaitre, Belgian astronomer and clergy E. George Lemaitre in 1960-70, in 1960-70, 60-70. It states that
that 15 billion years ago, there was a big heavenly body. There was a big heavenly body that 15 billion years ago, there was a big heavenly body made up of very heavy metals, made up of very heavy matters, made up of very heavy matters. Due to severe suppression, there was a sudden explosion or Big Bang. There was a sudden explosion or Big Bang. Normal matters came out of it. Normal matters came out of it. And many celestial bodies were created. And many celestial bodies were created as a result of aggregation, as a result of aggregation of these matters, So stop. Gradually their size increased. Gradually their size increased due to continuous accumulation of matter around them, due to continuous accumulation of matters around them. And in this way, galaxies were created. And in this way, galaxies were created. From these galaxies, interaction and explosion. From these galaxies, interaction and explosion. Intrusion. These are galaxies, interaction and explosion. Stars were formed. Stars were formed. Stars were formed. And in course of time, planets were also formed. And in course of time, planets were also formed. In the same process, planets were also formed in the same process. The ever increasing distance between galaxies prove this phenomena. The ever increasing distance between galaxies prove this phenomena. And NASA has confirmed this in Wilkinson, microwave anisotropy probe, WMAP. Microwave anisotropy probe or WMAP, also known as Explorer 80. This was launched in the year 2001. Also known as Explorer 80. This was launched in the year 2001.
The main objective of this probe was to gather knowledge. The main objective was this probe was to gather knowledge regarding the cosmic microwave background, the cosmic microwave background, cosmic microwave background, or the remnants of Big Bang explosion, or the remnants, REMANANTS, remnants of Big Bang explosion. समझ पा रहे हैं? मतलब जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ होगा तो एक जबरदस्त धमाका हुआ होगा, तो उसकी तरंगे फैली गई होंगी, तो वो तरंगे अभी भी ट्रेवल कर रही होंगी, तो माइक जो WMAP है उन तरंगों को स्टडी कर, और वो तरंगे WMAP को मिली हैं। तो जब वो तरंगे WMAP को मिली हैं तो दिस शोज की बिग बैंग हुआ। फिर दूसरा रीजन है, गैलेक्सीज आजकल भी, गैलेक्सीज के डिस्टेंस बढ़ रहे हैं। ओके, तो वो भी एक प्रूफ है कि बिग बैंग हुआ था। ओके, लिख लीजिए क्लास। मोर ओवर द सन, रितिका बताएंगी, रितिका सन किस देश में है? तरुषी? So Germany. Anybody from this side? Mrs. Sun. स्विट्जरलैंड, वेरी गुड, वेरी गुड। तुक्का था या मालूम था? तुक्का था, ओहो, ओके। सारी मेहनत पे पानी फेर दिया है। सन, दैट इज, सन ब्रैकेट में लिख लीजिए, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। तो भव्य को छोड़कर कोई मेरे को बताएगा सर्न में मिला क्या था? क्या चीज सर्न में मिला था? यस सृष्टि? Some sort of collider. हाँ जी? सर कोई कोलाइडर मिला था? नहीं, हैड्रन कोलाइडर तो है, पर वहां मिला क्या था? सबकी नॉलेज बिल्कुल। हिग्स बोसन, गॉड्स, यस हिग्स बोसन, गॉड पार्टिकल। हाँ, गॉड पार्टिकल। ओके, गॉड पार्टिकल। अब आज ज्यादा लोग घर में जाकर के गॉड पार्टिकल सर्च करोगे, और ये आज का करंट अफेयर्स है ना, 2013 है सर, और आज 2024 है। मतलब आई होप अब तक ये समझ गए होंगे कि सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई करने के लिए कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी और कैसे करने का तब होगा सिविल सर्विस। सिविल सर्विस का ड्रीम सिर्फ ड्रीम नहीं है गाइस, इसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा ना। ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि तुक्केबाजी से निकल गए, इस एग्जाम में वही निकालता है जिसने सही से मेहनत की है। यहाँ आपको पढ़ा तो मैं सब कुछ दूंगा, रिवीजन आप कर पाओगे तो बढ़िया। ठीक है, क्लियर है? देखिए, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, एक मिनट, एक्चुअली इस समय 12th का रिजल्ट आया ना, तो पीपल एट CERN, there is a there is large there is a large hadron collider at CERN. There is a large hadron collider, which is constructed 100 feet deep inside the earth, 100 feet deep inside the earth, over 27-kilometer long tunnel, over 27-meter deep long tunnel on the border of France and Switzerland, on the border of France and Switzerland. It is the world's largest and highest energy particle collider. Largest and the highest energy particle collider
The experiment commenced on September 2008. The experiment commented on September 2008. September 2008. Commenced. 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 Commenced on September 2008 to know how the universe was created. How the universe was created. And in the same LHC, Large Hadron Collider, same LHC in 2000, in same LHC in the year 2012-13, in the year 2012-13, Higgs boson particle was discovered. Higgs boson particle was discovered, which is also known as God's particle, which is also known as God's particle. Full stop. तो ये क्लियर है आपके बिग बैंग थ्योरी. ओके, तो बिग बैंग थ्योरी कैसे हुई, किसने दी? ई जॉर्ज लेमेंटर ने दी. कैसे हुई? एक कंप्रेस्ड मास था, अचानक उसका जो एक लिमिट आती है जब वो एक्सप्लोड करता है. ओके, और उससे एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है. उसके जो मटेरियल हैं वो चारों ओर स्कैटर्ड हो जाते हैं. उन्हीं मटेरियल से गैलेक्सीज बनती हैं और उन्हीं के गैलेक्सीज के इंटरेक्शन से स्टार्स बनते हैं और उनके एक्सप्लोजन और री एक्सप्लोजन से आपके प्लैनेट्स फॉर्म होते हैं. ये सारा चीज आपके इसके आगे हम कल उठाएंगे. ओके, बिकॉज हिस्ट्री का समय हो रहा है, मॉडर्न इंडिया का समय हो रहा है. ओके, कल इसके आगे वी विल कंटिन्यू विद द थिंग. कल हम उठाएंगे स्टेडी स्टेट थ्योरी, पल्सेटिंग थ्योरी, और फिर आपके और जो यूनिवर्स ऑफ गैलेक्सीज कितने तरह की होती है, ये सारा चीज बाद में अभी आएगा. अभी तो पहले तो गैलेक्सी, हाँ सोलर सिस्टम होगा, अभी छोड़ना होगा सोलर सिस्टम. अभी तो बहुत है, गैलेक्सी है, ब्लैक होल है, नेबुला है, क्वासर है और पल्सर है. ओके, ये सब अभी अगले हफ्ते भी 3 दिन ये चलेगा, तब जाके सोलर सिस्टम होगा. मैंने कहा ना मैं इस चैप्टर को 1 महीना चला सकता हूँ, पर यहां मैं कन्फाइन कर रहा हूँ, उतना ही पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है. फिर हाँ, इन फिजिक्स साइंस सीवी रमन, पर्सन ऑफ इंडियन. रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे, वो लिटरेचर में थे ना. सीवी रमन इंडियन ओरिजिन को मिला है, मिला, पर इंडियन को नहीं मिला. इकोनॉमी में कितने को मिला है? नोबेल प्राइज इन इकोनॉमी कितने को मिला? कितने इंडियंस को? 3. तीसरा कौन है भाई? एक तो अमरसन हो गया. 2 को मिला भाई, 2 को मिला, 3 को नहीं मिला. तीसरा बताओ हमें को कौन है? पहले तो अमरसेन थे, दूसरा अभी 2020 में किसी को मिला है इंडियन को. ओके, थर्ड कब मिला है नोबेल प्राइज? मिला है. हाँ हाँ हाँ. ओके, 2. ओके गाइस, ओके तुम लाए हो अपना भारत रत्न वाला, जरा लाने दिखाएगा. नहीं लाया, कल अनुज ने देखा था. ओके, he compiled all भारत रत्न in a simple chart, in a chart. और जिसने जीता है उसके बारे के कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब वो क्या थे, उसके क्या. गाइस, आप लोगों को थोड़ा सा, मतलब सभी स्टूडेंट्स को, जो आप तैयारी कर रहे हो ना, इनके एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. तो सभी चीजें होती हैं. अब जैसे मैंने आपको कभी नोट्स दिखाए थे, या कुछ लोगों ने सुरेंद्र सर की बदौलत मेरे वो क्लास नोट्स देखे. मेरे को किसी ने
कहा नहीं गया था कि ये एक पेपर कटिंग करो, पर मुझे मालूम था पेपर कटिंग से हेल्प मिलेगी, इनको पढ़ने से एग्जाम के आंसर्स में अंतर आएगा, तो करना पड़ता था। और वो चीज करने पड़ेगा क्लास। ब्लाइंडली अगर आप कोचिंग के भरोसे बैठे रहोगे तो सालों लग जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, हमारा रोल सिर्फ 35% है। हम आपको रिसोर्सेस, मटेरियल, टेस्ट सीरीज में हेल्प कर सकते हैं, पर हम आपके घर में जाकर आपकी जगह मेहनत नहीं कर सकते, वो आपको ही करनी पड़ेगी। नहीं तो आप, ओके, हम आपसे नहीं तो हम तो वो हैं, आपके क्लॉज के थ्रू बाउंड है। आपने एक बार एडमिशन लिया, आपने फीस पूरी की, आप 1 साल बैठो, 2 साल बैठो, 3 साल बैठो, 4 साल बैठो, 10 साल बैठो, हम आपसे दोबारा फीस नहीं लेने वाले। हम आपसे जो छोटी मोटी फीस वो लेते हैं वो टेस्ट सीरीज की लेते हैं, क्योंकि हम जैसे आपने एडमिशन लिया तो हम आपको एक ही टेस्ट सीरीज फीस दे सकते हैं ना। ये थोड़ी ना कि आप 10 साल पढ़ रहे हो हमको 10 टेस्ट सीरीज फीस दे देंगे। आपके तो हम एक ही टेस्ट सीरीज फीस देंगे, आपने एक एडमिशन लिया, हमने आपको एक टेस्ट सीरीज फीस दे दी, ओके। बट अब अगर आप कहोगे सर हम तीसरे साल भी पढ़ेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज के तो पैसे देने पड़ेंगे, बाकी आप बैठो, हम आपको रेगुलर क्लासेस में कभी मना नहीं करेंगे। ओके, आप आओ बैठो। मेरे से कई पुराने पुराने स्टूडेंट्स कहते हैं उन्हें नए स्टूडेंट्स के साथ बैठने में शर्म आती है कि सर हम 2016-17 के हैं, तो मेरे को फोन कर, सर हम ऑनलाइन ले लें। हमने कहा आपको 8,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। हाँ सर दे देंगे, पर हम ऑनलाइन ले लेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है ना कि वो 2016-17 के बैच में है, तो अब मतलब नए बच्चों के सामने बैठने में शर्म आएगी कि हाँ भाई जरा जरा से बिल्कुल नए बच्चे हैं और हम इतने पुराने, तो वो ऑनलाइन ले लेते हैं। ओके, हम आपको मना नहीं करने वाले कि क्लास में मत आओ, पर बेटा एग्जाम निकालना आपको है, मेहनत आपको करनी। ओके, तो अब जैसे आपको हिग्स बोसन नहीं मालूम, सर दिस शोज दैट यू पीपल आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। आपको गोल्डी लॉक जोन नहीं मालूम, दिस शोज यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो सर मतलब ये इस चीज को आपको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक्स चीज है, बहुत बेसिक चीज है। गोल्डी लॉक जोन ये सब न्यूज़पेपर में हर दिन आर्टिकल्स में, हर हफ्ते आर्टिकल्स में निकलते हैं, ठीक है। तो विद इन 5 मिनट्स आई एम स्टार्टिंग विद मॉडर्न इंडिया। स्वदेशी मूवमेंट कल शुरू की थी, ओके, और आज स्वदेशी मूवमेंट खत्म करके वी विल डू सम एक्सट्रीमिस्ट, ओके, ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू। विद इन 5 मिनट्स आई एम स्टार्टिंग विद मॉडर्न इंडिया।